जय भारत एवरीवन। लास्ट क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे, उसके प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे और कूलम्स लॉ इन मीडियम की बात कर रहे थे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान सकते हैं कि चार्ज के लिए वो गॉड का काम कर रही है, भगवान का काम है, वो भगवान है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भगवान है। जिस तरह से हम लोग गॉड को सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं। आज की लाइफ में, आज के डेट में हम लोग गॉड को देख नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कोई भी चार्ज पार्टिकल उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में प्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पर हमें उसका कुछ मॉडिफिकेशन चेंज करते हुए दिखाई देगा, हमें कुछ मॉडिफिकेशन दिखाई देगी, कुछ उसमें चेंज होते हुए दिखाई देगा, कुछ उसके ऊपर फोर्स एक्ट होते हुए दिखाई देगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक गॉड है, और उस गॉड की स्ट्रेंथ मेजरमेंट, जैसे हमें मालूम है कि अपने हिंदू माइथोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स हैं, तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ है। तो उस गॉड की स्ट्रेंथ के मेजरमेंट को, उस गॉड की स्ट्रेंथ के मेजरमेंट को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान सकते हैं कि अपने अपने सिलेबस के लिए वो एक गॉड का काम कर रही है। वो गॉड ही डिसाइड करेगी कि दो चार्जेस के बीच में किस टाइप के फोर्स एक्ट होने वाले, कितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स एक्ट होने वाली है, और कितने पॉइंट पर है, कितना गॉड के जितने नज़दीक में होगा कोई चार्ज, उस गॉड के जितने नज़दीक में होगा कोई चार्ज, उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगेगी, उतनी ही ज़्यादा उसके गॉड के पास जितना ही नज़दीक में होगा उतनी ही ज़्यादा उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। वो तो डिस्कस करने वाला हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्जर्व किया गया ये कि जब दो चार्ज पार्टिकल प्लेस किए गए हैं किसी वैक्यूम में या एयर में या किसी मीडियम में, जब दो चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया गया तो उनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। विदाउट कोई फिजिकल कांटेक्ट, हाँ कांटेक्ट है गॉड के थ्रू, वो विजिबल नहीं है कांटेक्ट, इनविजिबल कांटेक्ट है। विदाउट फिजिकल कांटेक्ट उन दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? यानी कि कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है, कुछ इस टाइप का प्रोसेस हो रहा है कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट भी दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट कर सकती है। तो ऐसा जम्सन माना गया कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल पहले अपना एक फील्ड क्रिएट करेगी। कोई चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस किया हुआ है, दूसरे चार्ज पार्टिकल को भी भूल जाते हैं। दो चार्ज पार्टिकल प्लेस किए गए थे, तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कूलम्स लॉ में कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो k q1 q2 बाई r स्क्वायर होगी इन वैक्यूम। अब वो विदाउट कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था, जबकि मैकेनिक्स में फोर्स लगने के लिए फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट थी अपने को। तो यहाँ पर तो कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तो फोर्स कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा हमने एक थियोरी बनाई कि एक चार्ज पार्टिकल पहले अपने चारों तरफ, अपने चारों पूरे सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा। अब दूसरा चार्ज पार्टिकल हो या नहीं हो, ये वाला चार्ज पार्टिकल अगर कहीं स्पेस में प्लेस किया गया तो अपने सराउंडिंग में ये एक फील्ड क्रिएट कर लेगा। अब दूसरा चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में इंटर करेगा। अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में इंटर करेगा तो ये फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। ऐसा क्लियर क्या? तो जो हम लोग डिस्कस करने वाले थे, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो डायरेक्टली हम लोग कूलम्स लॉ में बोल रहे थे कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में इतनी फोर्स की वैल्यू आएगी। अब हम बोल रहे हैं कि वो चार्ज जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो एक टू स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में कोई चार्ज पार्टिकल अपना फील्ड क्रिएट करेगी। अब उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो ये फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। ये टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हुआ, चार्ज ने फील्ड क्रिएट किया, अब उस फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल आया तो इस फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। अब ये फील्ड जो है, अगर जो चार्ज पार्टिकल फील्ड की, मैं अब ध्यान दें, चार्ज पार्टिकल जो ये फील्ड क्रिएट कर रहा था, ऐसा ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की बात की, ऐसा भी सोच सकते हैं कि सेकेंड चार्ज पार्टिकल ने अपना फील्ड क्रिएट किया, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ने अपना फील्ड क्रिएट किया, इन दोनों का फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसका भी फील्ड और इसके फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अभी हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, अभी हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल ने फील्ड क्रिएट किया, दूसरा चार्ज पार्टिकल उस फील्ड में आएगा तो उसके ऊपर फोर्स जो एग्जिस्ट करेगी वो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी। क्लियर क्या? ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग, ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये चार्ज पार्टिकल दिया गया है,
इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा था, इसने फील्ड क्रिएट किया था, हमने ऐसा एजम्पशन माना। इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्या सोचना है अपने को कि इसने फील्ड क्रिएट किया होगा और इसके फील्ड में, इस वाले फील्ड के फील्ड में, इस Q2 के फील्ड में Q1 इंटर किया होगा, तो इसके फील्ड ने, Q2 के फील्ड ने Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई किया होगा। ये 2 स्टेप प्रोसेस होने वाला है। क्लियर? आगे समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी इलेक्ट्रिकल फोर्स जो होती है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। कोई भी अगर पॉइंट चार्ज दिया गया है, अगर कोई भी पॉइंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको क्लियर है कि क्या होती है, कि अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये चार्ज यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रही है, क्लियर, दूसरा चार्ज पर थर्ड, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर के आ जाए तो इस पॉइंट की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर जाएगी, लेकिन इसके थर्ड वाले के, सेकंड वाले के रहने या न रहने से यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग कोई भी चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट अभी भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा जब सेकंड वाले को लेकर के आए, या सेकंड को नहीं भी रखेंगे तब भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाला उतना ही क्रिएट कर रहा होगा। हाँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर चेंज कर जाएगी, क्योंकि ये वाला भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, ये वाला भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा। क्लियर? क्या आगे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, किसी भी अगर पॉइंट चार्ज की बात करें, हम लोग किसी भी पॉइंट चार्ज की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके खुद के लोकेशन पर डिफाइंड नहीं करेंगे हम लोग। जहां पर चार्ज प्लेस किया गया है उसी के पॉइंट पर, उसी के पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, जिसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने वाले हैं, और उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग आगे समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ मेजरमेंट को, कितनी स्ट्रेंथ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, कोई चार्ज पार्टिकल दिया गया, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो कितना उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, उसके मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो समझते हैं ये सारे पॉइंट। तो मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले तो ये डिस्कस किया, 2 स्टेप प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। द फोर्स बिटवीन two charged particle is a 2 स्टेप प्रोसेस। क्यों 2 स्टेप प्रोसेस मान लिया? हमने देखा कि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है तब भी फोर्स एक्ट हो रहा है। ऐसा मैकेनिक्स में तो नहीं होता था। जब पार्टिकल्स की बात करते तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स तभी अप्लाई करता था जब वहां पर कांटेक्ट हो, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स हो गई, नॉर्मल फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गई। जब तक कांटेक्ट नहीं बन रहा तब तक कोई भी फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि यहाँ पर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी कांटेक्ट नहीं दोनों चार्जेस के बीच में, इसका मतलब उसने कुछ फील्ड क्रिएट किया हुआ है और वो फील्ड उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर। तो उसी को मैं बोल रहा हूँ कि द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स। मैं वो पॉइंट भी लिख लूँ कि द इलेक्ट्रिकल फोर्स बिटवीन, ऐसा मैं पॉइंट लिख लूँ, द इलेक्ट्रिकल force between 2 charged particles is a 2 step process. In first step, a charged particle creates a field around its surrounding, and in second step, when another charge enters into this field, the field applies force
on charge particle, on another charge particle, on charge particle, on charge particle. सेमी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, यहां पर सिर्फ सेमी स्टेटमेंट को लिखा है कि अपने पास जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल फोर्स, वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप में एक चार्ज पार्टिकल अपना फील्ड क्रिएट करेगी, उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इंटर करेगा तो उनके बीच में फोर्स एक्ट होगा. इसी को अगर अलग लेवल की थिंकिंग की बात करें हम लोग तो उसको ऐसा सोच सकते हैं कि एक ने अपना फील्ड क्रिएट किया, दूसरे ने अपना फील्ड क्रिएट किया, दोनों के फील्ड के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसा भी सोचा जा सकता है. लेकिन अपने सिलेबस में हम लोग इसको सोच रहे हैं कि एक ने फील्ड क्रिएट किया हुआ है और दूसरा उसके फील्ड में इंटर कर रहा है. क्लियर क्या? ये पॉइंट ध्यान देंगे कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल दिया, अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरा चार्ज पार्टिकल को भी भूल जाते हैं, तो पहला चार्ज पार्टिकल तो दूसरा चार्ज पार्टिकल हो या नहीं हो, पहला चार्ज पार्टिकल अपना उसका फील्ड रहेगा ही. उस फील्ड में दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तभी उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा. चार्ज पार्टिकल नहीं आएगा तो फोर्स एक्ट नहीं होगा. क्लियर? अब ये चार्ज पार्टिकल इसने अपना फील्ड क्रिएट किया हुआ है, तो इसने खुद का फील्ड क्रिएट किया हुआ है, तो इसका खुद का फील्ड दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा. इसकी खुद का फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन इसका खुद का फील्ड खुद के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. तो हमें मालूम ही था, मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि हम लोग खुद को अपने आप को अपने ऊपर फोर्स अप्लाई करके एक्सेलरेट नहीं कर सकते. कोई भी बॉडी अगर दी गई है तो अगर उसको एक्सेलरेट करना है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना है, तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. कोई भी बॉडी अगर जैसे हम लोग अपने को खुद को पुल करके उठा नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि बालों को पकड़ करके या यहाँ से मुंडी को पकड़ करके अपने खुद को उठा लिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. क्लियर क्या? तो जो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अपना फील्ड क्रिएट करे तो उसका खुद का फील्ड उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. ये क्लियर है? आगे मैं पॉइंट डिस्कस करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात करता हूँ. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने बात की कि वो 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट स्टेप में वो फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरे स्टेप में उसके ऊपर फोर्स लगेगा. यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलेंगे? तो किसी भी पॉइंट पर, सबसे पहले तो ये ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर डिफाइन होगी, पॉइंट मेंशन करना होगा किस पॉइंट की बात हो रही है. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो कौन से गॉड की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, किस पॉइंट पर स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं. जैसे हम लोग डिफरेंट गॉड्स की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है, तो गॉड को मेंशन करना होगा किस गॉड की बात हो रही है. तो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो अपने को पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि किस पॉइंट की बात हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर यह डिफाइंड होगा, डिफाइंड एट ए पॉइंट. इट इज द मेजर ऑफ, it is the measure of strength of field, strength of electric field, strength of electric field at a point. किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है उसके मेजरमेंट को हम लोग बोलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे? कहीं कहीं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोल करके उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला करेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जब भी मैं बोलूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है, उसके मेजरमेंट की बात हो रही है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू की बात हो रही है. क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा था. तो टू फाइंड कैसे फाइंड करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, ऐसा भी लिखना चाहिए मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट
एट ए पॉइंट, किस पॉइंट की बात होनी चाहिए, अपने को माइंड में रखेंगे ये कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूंगा तो पॉइंट मेंशन होना चाहिए, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज the net force experienced by a unit positive charge, सिर्फ डिफाइन कर लेता हूं, इसके बाद समझेंगे इसको। the net force defined as the net force experienced by a unit positive charge at that point, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, एक चार्ज भी हो सकता है, नंबर ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं, या चार्ज का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। तो उस टाइप की अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है तो अगर हमें फाइंड करना है कि उस किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग, तो क्या करना है कि जिस भी पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उस पॉइंट पर कोई एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएंगे, और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हम लोग, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब +1 कूलम की बात कर रहा हूं मैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज वहां पर लेकर के आएंगे और इसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट कर देंगे, नेट वैल्यू, जो भी नेट वैल्यू फोर्स आएगी उसके पास, जो भी उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू आएगी, उसी को उस पॉइंट का, उसी वैल्यू को हम लोग उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। और जो डायरेक्शन आएगी यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अगर अपने आप को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्या करेंगे, उस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसके ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट चार्ज अगर अपने पास नहीं है तो कोई स्मॉल q चार्ज लेकर के आएंगे, फोर्स ऑन q चार्ज। तो q चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे, नेट वैल्यू q नेट। तो सिंस q चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड किया है, हमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो q चार्ज के ऊपर इतना फोर्स, तो ये 1 चार्ज के ऊपर q से हम लोग डिवाइड कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डेफिनेशन हो जाएगी। ध्यान देंगे इस Q की जो वैल्यू होनी चाहिए, इस Q को मैं Q न लिख करके Q नॉट लिख देता हूँ, Q नॉट लिख देता हूँ। ये Q नॉट की जो वैल्यू होनी चाहिए बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए, स्मॉल इस सेंस में, क्योंकि अगर वो चार्ज पार्टिकल लेकर के रख रहे हैं हम, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए थे और इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी। अगर यहाँ पर जो मैंने चार्ज प्लेस किया, तो जैसे ही ये चार्ज प्लेस करेंगे, अगर ये चार्ज जब प्लेस नहीं था तो इन्होंने अपना फील्ड क्रिएट किया था, इनका डिस्ट्रीब्यूशन था कुछ फील्ड का। अब यहाँ पर जैसे ही फील्ड प्लेस, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल प्लेस करेंगे तो फील्ड यहाँ की जो फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, नेट फील्ड की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट की वो मॉडिफाई हो जाएगी। इसलिए इस Q नॉट की वैल्यू को बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, तो मैं इस Q नॉट की वैल्यू को बहुत ही स्मॉल लिख देता हूँ कि लिमिट Q नॉट टेंस टू 0 होनी चाहिए। Q नॉट की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए ताकि वहाँ की जो भी फील्ड हो वो मॉडिफाई नहीं हो सकते, जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मॉडिफाई, क्योंकि जैसे ही ये चार्ज प्लेस करेंगे इनके बीच पर भी, इनके ऊपर भी फोर्स की वैल्यू जो कि इनका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ भी कुछ प्लेस किया होगा, यहाँ भी कुछ प्लेस किया होगा हमने, तो जैसे ही ये प्लेस करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि इनमें कुछ इंडक्शन के थ्रू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इनका चेंज कर जाए। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर जाएगा तो फील्ड की वैल्यू चेंज कर जाएगी, इसलिए हम लोग इस चार्ज को जितना स्मॉल हो सके उतना स्मॉल प्लेस करेंगे। तो उस पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इन सारे चार्जेस के करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट पर Q नॉट चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड कर लेंगे, नेट वैल्यू, और यहाँ के करस्पॉन्डिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग फाइंड करेंगे, Q नॉट के ऊपर फाइंड करके Q नॉट से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ के यूनिट चार्ज के ऊपर अपने को फील्ड की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू मालूम हो जाएगी, और जो भी यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू आएगी वो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी। जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यहाँ पर डायरेक्शन आएगा फोर्स का, वही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्लियर क्या? आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अगर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मैं यहां लिख रहा हूं, कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज किसी डिस्टेंस पर कितनी
फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं लिख ही दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं लिख ही दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी at a point due to a point charge, पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं समझ में आ रहा है अपने को, पहले ही हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है अपने को। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इसकी वैल्यू की बात करते हैं। तो क्या मेथड बताया हमने अभी डिस्कस किया, या कोई मान लेते हैं कि चार्ज क्यू है, यही अपने पास चार्ज क्यू है, क्लियर, ये चार्ज क्यू है। तो यहाँ से इसके लोकेशन से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर अपने को, यहाँ से आर डिस्टेंस पर अपने को इस पॉइंट पी दिया गया है, ये आर डिस्टेंस है, इस आर डिस्टेंस पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। इस पॉइंट, इस चार्ज से, इस चार्ज क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, इसके लोकेशन से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी सेलेक्ट किया गया है, उस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। तो क्या करना है अपने को कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो क्या करना है अपने को, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट पर क्या करेंगे हम लोग, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे और उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पर हम लोग यहाँ पर कोई चार्ज प्लेस कर देते हैं, एक चार्ज प्लेस कर दिया हमने जिसकी वैल्यू क्यू नॉट है। अब इसके ऊपर हम लोग पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं क्यू नॉट के ऊपर, और उससे करस्पॉन्डिंग क्यू नॉट पर फोर्स आ जाएगा, तो क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स आ जाएगा। तो ये वाला अपने पास, इसको हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग जो प्लेस करते हैं वो टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, क्यू नॉट की वैल्यू जो होनी चाहिए 10 to 0 होनी चाहिए, क्यों 0 होनी चाहिए वो क्लियर है आपको। तो फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि फोर्स ऑन क्यू नॉट, क्यू नॉट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कि कौन अप्लाई करेगा, क्यू, कितनी हो जाएगी फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ये तो अपने पास वेक्टर रिलेशन हो गई, अपने पास मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ तो हमेशा ही टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही रखना है, हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड करना है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इसके ऊपर कहीं इधर हो जाएगी। तो अगर मैं ये आर कैप लिख दूं, इसको मैं आर कैप लिख दूं, ये फोर्स है, इसको मैं आर कैप का डायरेक्शन, आर कैप इधर लिख देता हूँ, आर कैप मैं इधर लिख देता हूँ। ये अगर आर वेक्टर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि आर कैप की डायरेक्शन हो जाएगी। आर वेक्टर कौन सा है, इधर। अगर खुद ही निगेटिव होगी तो अपने को मालूम है कि वेक्टर रिलेशन में हम लोग साइन के साथ पुट करते हैं, तो कोई एक निगेटिव होगी तो माइनस के साथ पुट करेंगे, खुद ही माइनस आर कैप हो जाएगा, तो डायरेक्शन खुद ही चेंज कर जाएगी। तो ये जो फोर्स कैलकुलेट किया हुआ हमने क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, तो अपने को फोर्स जो कैलकुलेट करना है यूनिट चार्ज के ऊपर, तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आ जाएगी के 1/4 पाई एप्सिलॉन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वैक्यूम की बात हो रही है अपने को, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी आई हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी आई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज किसी पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू बाई आर स्क्वायर होगी, मैग्नीट्यूड हो गई, और उसका आर कैप डायरेक्शन हो गया। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुई, ये चार्ज तो पॉजिटिव था ही, तो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी। और अगर ये चार्ज निगेटिव हुई तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी चार्ज हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर ये चार्ज जो हमने प्लेस किया हुआ है पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज की बात हो जिसकी फील्ड फाइंड करनी है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसका फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, अगर वो चार्ज निगेटिव है तो उसकी फील्ड टुवर्ड्स द
चार्ज होगी। क्लियर? आगे पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो कुछ पॉइंट लिखा गया हमने, कुछ पॉइंट लिखा हुआ है हमने, कुछ यहाँ पर उसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है। हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स बाय इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट बोला ही था हमने कि कोई भी चार्ज अपनी खुद की इलेक्ट्रिक, किसी चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती है। क्लियर? क्या वैसे ही आगे लिखा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय ये चार्ज क्यू इन एक्सटर्नल फील्ड ई। एक्सटर्नल फील्ड का मतलब ये चार्ज क्यू कुछ दूसरा है और फील्ड किसी दूसरे चार्ज का है। तो कि कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में अगर इंटर करेगा, कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज के फील्ड में इंटर करेगा तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी और उस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू चार्ज है और ई है एक्सटर्नल फील्ड, इसी चार्ज का फील्ड नहीं है। ई जो है एक्सटर्नल फील्ड है, क्यू जो है कोई डिफरेंट चार्ज है। वही तो यहाँ पर भी लिखा था हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही डिफाइन नहीं किया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो F डिवाइड बाई क्यू है, तो F की वैल्यू जो हो जाएगी Q इंटू ई टाइप की हो जाएगी। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फील्ड ई में इंटर करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगी उस F की वैल्यू Q इंटू ई हो जाएगी। सिमिलर टू मैं यहां लिखूं सिमिलर टू F इक्वल टू M इंटू जी। जिस टाइप से F इक्वल टू एम जी लिखते थे हम लोग, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड G में अगर कोई मास M इंटर करता है तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू M इंटू जी हो जाएगी। तो उसी टाइप से F इक्वल टू क्यू इंटू ई हो जाएगी। क्लियर? आगे पॉइंट मेंशन किया गया अपने को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज अनडिफाइंड एट इट्स लोकेशन इटसेल्फ। जहां पर पॉइंट चार्ज है उसी के खुद के लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड नहीं करेंगे। आगे पॉइंट वही मेंशन किया गया क्यू नॉट, जो टेस्ट चार्ज हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्यू नॉट, उसकी वैल्यू जितनी स्मॉल हो सकती है उतना स्मॉल प्लेस करेंगे। क्यों स्मॉल प्लेस करेंगे? ये अपने को मालूम है कि जैसे ही वो स्मॉल अगर नहीं होगा तो सराउंडिंग के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को वो चेंज कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पॉइंट पर चेंज कर जाएगी। आगे बोला गया है कि जो टेस्ट चार्ज लेकर के आए या नहीं है, अगर चार्ज यहाँ पर एक प्लेस कर दिया तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्पेस में हमेशा रहेगी। ये दूसरा वाला चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लगना है उसको लेकर के आया जाए या नहीं लाया जाए। तो वही पॉइंट लिखा गया है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इवन इफ देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट टू एक्सपीरियंस द फोर्स। क्लियर? आगे बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिस तरह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर को हम लोग वेक्टर फोर्स के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन की गई कि E इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू डिफाइन की गई है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? जो पॉजिटिव चार्ज वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है उस पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करेंगे। वो पॉजिटिव चार्ज जिधर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर ही उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सिंस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, सिंस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन आ रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो समझेंगे आगे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हम लोग गॉड को रिप्रेजेंट करने के लिए, भगवान को रिप्रेजेंट करने के लिए टेम्पल बनाए हुए हैं, चर्च बनाए हुए हैं, उसी टाइप से हम लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग एक लाइंस ड्रॉ करेंगे। उन लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी उनको हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हुई? जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा पॉजिटिव चार्ज उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोला करेंगे, क्योंकि जिधर फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम इट एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स इट। आगे पॉइंट मेंशन किया गया, ये पॉइंट मैं बोल भी चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिंस इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, कूलम्स लॉ के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आती थी अपने को F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती थी और उसी करस्पॉन्डिंग तो हमने फील्ड को डिफाइन किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड
एट ए पॉइंट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या होती है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपको क्लियर है, अपने आप को क्लियर है। आगे पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कितनी होती है, उसकी वैल्यू हमें मालूम होती है। क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक चार्ज दी गई है 1 माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम इसका मतलब 10⁻⁻6 कुलम की बात हो रही है। इसको प्लेस किया गया 1 to 4, तो अपने को फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर लिखा गया, इसका मतलब वेक्टर के टर्म में लिखना है अपने को। किसी पॉइंट P पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेंशन किया गया 3 - 4 7, इस पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वेक्टर के टर्म में। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, देखते हैं क्या क्या बोला गया है क्वेश्चन में। तो चार्ज मान लेते हैं हम लोग कि यही चार्ज दिया गया है अपने को, इसकी लोकेशन ये वाली होगी। चार्ज कितना हो गया अपने पास, तो अच्छे से ड्रॉ कर लूँ मैं कि ये चार्ज है अपने पास, ये चार्ज हो गया अपने पास, ये इसकी लोकेशन हो गई। कितनी चार्ज दी गई है अपने को, Q1, Q चार्ज दी गई है। क्लियर, Q की वैल्यू अपने को मालूम है 10⁻⁻6 कुलम। क्या कोऑर्डिनेट दी गई है, ए पॉइंट में मान लेता हूँ, कितनी कोऑर्डिनेट 1 2 4। कहाँ पर फाइंड करना है अपने को, कोई पॉइंट P यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस पॉइंट P की कोऑर्डिनेट कितनी 3 - 4 7। क्लियर क्या, तो अपने को उस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यही अपने पास दोनों का लाइन ज्वाइनिंग हो गया, दोनों का लाइन ज्वाइनिंग हो गया, ये वाला पॉइंट। तो क्या करें हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या लिखेंगे, कोई भी पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² इंटू R कैप। तो अगर मैं इसको R वेक्टर मान रहा हूँ, इसको R सिंस पॉजिटिव चार्ज है तो R वेक्टर इधर है अपने पास R वेक्टर, तो पहले R वेक्टर फाइंड किया जाए। तो R वेक्टर क्या हो जाएगी, ये वेक्टर जो है इस पॉइंट की बात करनी है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे, यहाँ पर टेस्ट चार्ज लेकर के आएंगे, यूनिट +1 कुलम लेकर के आएंगे और इसके ऊपर फोर्स फाइंड करेंगे। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो जो फोर्स एक्ट होगी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो हो गया कहीं इधर हो गया। तो इसका हेड कहाँ पर, P पर, और टेल कहाँ पर, A पर। तो R वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ कि AP वेक्टर है वो। और AP वेक्टर क्या लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर लिखना है तो हेड का कोऑर्डिनेट माइनस टेल का कोऑर्डिनेट 3 - 1 I कैप प्लस ऑफ -4 - 2 J कैप प्लस ऑफ 7 - 4 K कैप। सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगी R वेक्टर अपने पास 3 - 1 I कैप ना, 3 - 1 I कैप, ये लिखना था अपने को 3 - 1 I कैप। ओके, 3 - 1 2 हो गया, ये 2 I कैप हो गया, -4 - 2 -6 J कैप हो गया, 7 - 4 3 K कैप हो गया, ये R वेक्टर हो गई। R कैप फाइंड कर लिया जाए, R वेक्टर हो गए तो R कैप मालूम करने आएगा क्या अपने को, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगी। तो 2 I कैप -6 J कैप प्लस ऑफ 3 K कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, √2² प्लस ऑफ 6² प्लस ऑफ 3²। तो सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 I कैप -6 J कैप प्लस 3 K कैप डिवाइडेड बाई ये कितनी हो जाएगी, √4 प्लस 36 प्लस 9 49 हो जाएगी। तो आ जाएगी R कैप अपने पास 2 I कैप -6 J कैप प्लस 3 K कैप डिवाइडेड बाई 7, ये R कैप आ गई। R का मैग्नीट्यूड कितना आया, R का मैग्नीट्यूड कितना आया, R का मैग्नीट्यूड जो आया हुआ है वो 7 आया हुआ। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, K की वैल्यू कितनी 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू कितनी 10⁻⁻6, R की वैल्यू कितनी 7² हो जाएगी, ये R²। R कैप कितनी आई हुई है 2 I कैप -6 J कैप प्लस ऑफ 3 K कैप डिवाइडेड बाई 7, मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में अपने को मालूम हो जाएगी उस पॉइंट P की। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल सा फाइंड करना है अपने को, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में करस्पॉन्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, अपने को जो भी सिलेबस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी जाएगी। आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रॉड दी गई जिसकी लेंथ L है, इस रॉड के ऊपर Q चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। Q चार्ज को इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, Q चार्ज को हमने इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर,
रॉड की लेंथ L है तो अपने को फाइंड करनी कि इस रॉड की कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी पॉइंट P पर जो कि इसके एंड B से D डिस्टेंस पर है। रॉड ए बी कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ L है। इस रॉड से के एंड B से P पॉइंट पर जो कि D डिस्टेंस पर है, इसी के लाइन के करस्पॉन्डिंग इसके एक्सियल पोजीशन पर, इसके एक्सिस के लॉन्ग ही अगर इस रॉड के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया तो P पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो सिंपल सा मेथड, सिंस यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इस पॉइंट P से हर एक चार्ज की डिस्टेंस जो है डिफरेंट है, तो डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते हम लोग। तो क्या करना पड़ेगा, अपने को एक छोटा सा पार्ट पर सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी, उस चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उस चार्ज के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होगी और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपल सा मेथड हो गया अपने पास। यही अपने पास रॉड दी गई है और ये पॉइंट P, ये पॉइंट P, क्लियर। P पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो क्या करते हैं कि P पॉइंट से हम लोग x डिस्टेंस चलते हैं, इधर छोटा सा एक पार्ट सेलेक्ट किया हमने, जिसकी लेंथ dx है, तो इसके ऊपर चार्ज कुछ dq रहा होगा। तो पहले dq की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो dq की वैल्यू क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज कितना है q, कितनी लेंथ में, l लेंथ में, तो q बाई l कितनी हो गई, यूनिट लेंथ की चार्ज, इसी को चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलते थे। तो q बाई l यूनिट लेंथ की चार्ज हो गई और इसकी लेंथ कितनी है dx। ये समझ में आया क्या, l लेंथ में q चार्ज, तो यूनिट लेंथ में कितनी q बाई l चार्ज, तो dx लेंथ में कितनी चार्ज q बाई l इंटू dx हो जाएगी। ये क्लियर है अपने को, तो q बाई l इंटू dx हो गई है, ये dq की वैल्यू। अब ये dq चार्ज को पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बहुत ही स्मॉल सा चार्ज है, तो इसका फील्ड पहले वहां पर फाइंड कर लिया जाए। तो de लिख लेते हैं, de लिख लेते हैं। तो de कितनी हो जाएगी, k, कोई भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है k q, q की जगह पर क्या लिखूं मैं dq डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी x, तो x स्क्वायर। क्लियर है क्या, ये डायरेक्शन किधर होगी, इसके ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट पर कहीं de इधर होगी। अब कोई भी पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करे, कोई भी पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करे, यहाँ का पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करे, कोई भी पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करे, यहाँ का पॉइंट चार्ज सेलेक्ट करे, सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी सेम ही डायरेक्शन में होगी। ये de1 है तो de2 होगी, किसी की de3 होगी, सबके लिए डायरेक्शन जो होगी सेम ही होगी। और सबके लिए अगर डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाएंगे ई नेट, तो क्या लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ डी को डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे विथ प्रॉपर लिमिट। सॉल्व करते हैं तो डी को क्या लिखूं मैं, के, डी क्यू कितना है, डी क्यू की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ क्यू डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स, और नीचे में तो एक्स स्क्वायर है। तो सॉल्व करें इसको, के क्यू बाई एल तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना होगा एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स का। लिमिट पुट करते हैं, x की वैल्यू कहां से कहां तक, तो यहां से स्टार्ट किया था तो पहला चार्ज पार्टिकल कहां मिलेगा, यहां पर जाकर के, इसका मतलब ये डिस्टेंस d, और लास्ट वाला कहां मिलेगा d प्लस एल पर। क्लियर, तो लिमिट पुट कर दिया d से d प्लस एल तक। तो सॉल्व करेंगे तो के क्यू डिवाइड बाई एल, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स टू द पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स हो जाएगी। सॉल्व करने आएगा अपने को एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला यूज कर दिया हमने, तो कितनी आ जाएगी माइनस के क्यू बाई एल 1 बाई डी प्लस एल माइनस 1 बाई डी। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, माइनस के क्यू डिवाइड बाई एल, ये हो जाएगी d इंटू डी प्लस एल, ये d माइनस ऑफ l हो जाएगी। सॉल्व करेंगे आ जाएगी के क्यू इंटू एल डिवाइड बाई एल इंटू डी प्लस एल, ये एल कैंसल आउट हो जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी अपने पास के क्यू डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी आ जाएगी के क्यू डिवाइड बाई डी इंटू डी प्लस एल। क्लियर है क्या ये पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कोई भी अगर अपने पास रॉड दिया गया इस टाइप से तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कितनी आएगी, ये क्लियर हो गया अपने को, ये क्लियर हो गया अपने को। ध्यान देंगे फॉर्मूला याद नहीं रखना अपने को जो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, पॉइंट चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये मालूम होना चाहिए। क्लियर,
मेथड समझ में आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ था कि अपने पास एक रॉड दी गई थी जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा दी गई थी, लैम्डा कूलम पर मीटर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी पॉइंट पी पर अगर अपने को चार्ज प्लेस की गई थी तो कितना वो फोर्स एग्जिस्ट करेगा दोनों के बीच में, ये सॉल्व किया था हमने। क्लियर? तो आज की क्लास में यहां तक डिस्कस करते हैं, आगे और भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, जय भारत।